हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम सिसोदिया वंश में महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, इससे पहले हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके जरूर देखिए। अब बात करते हैं महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा का जन्म। कंपटीशन में महाराणा सांगा हुए, महाराणा प्रताप हुए, महाराणा कुंभा हुए, तो इन सब का शासनकाल पूछा जाता है। तो महाराणा सांगा का शासनकाल है 1509 से 28। 1528 ईस्वी तक क्या रहा है, महाराणा सांगा का शासनकाल रहा है। अब इनका जन्म कब हुआ, तो 12 अप्रैल 1482 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। इनके पिता कौन थे, रायमल। तो रायमल के क्या थे, 3 संतान थी। कौन कौन, पृथ्वीराज वो अलग है, पृथ्वीराज चौहान, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया है। ये पृथ्वीराज अलग है, वो पृथ्वीराज चौहान अलग था। ये मेवाड़ का राजा है महाराणा पृथ्वीराज, और वो पृथ्वीराज चौहान था अजमेर का राजा। और कौन था, जयमल। और एक अपने महाराणा सांगा, या इसे संग्राम सिंह भी कहते हैं। पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह और शॉर्ट नेम महाराणा सांगा। अब बात करते हैं क्या हुआ बचपन में ही। एक बार ये तीनों मिलकर गए थे किसके पास, एक ऋषि के पास गए थे। ऋषि को क्या दिखाई, अपनी जन्म कुंडलियां दिखाई, यानी जन्म कुंडलियां दिखाई, जन्म की जो पत्री होती है वो दिखाई। और कहा कि हमारे भविष्य में क्या क्या लिखा है हमें बताइए ऋषि जी। ऋषि ने कहा तुम दोनों के दिन तो अच्छे हैं, लेकिन जो राज करेगा वो तो महाराणा सांगा करेगा। यानी राजयोग किसके हाथ में है, महाराणा सांगा के हाथ में। ये कुंडली देखकर, जन्म कुंडली देखकर ऋषि ने बताई। ये बात सुनकर दोनों को लगा बुरा, किन को, पृथ्वीराज और जयमल को। तो जयमल और पृथ्वीराज दोनों क्या हुए, इसके ऊपर टूट पड़े। ये तो छोटा था, सबसे बड़ा था पृथ्वीराज, बीच में जयमल, और था सांगा छोटा था। तो ये दोनों इसके ऊपर टूट पड़े। तो गुस्से में पृथ्वीराज ने क्या कर दी, सांगा को मार दी हूल कह दीजिए या खील कह दीजिए, यानी एक नुकीली चीज थी वो लेकर मार दी, जिससे राणा सांगा की क्या हो गई, बचपन में एक आंख फूट गई, जिससे राणा सांगा पूरे जीवन काल एक आंख से ही युद्ध लड़ेंगे और इतिहास में अपनी परिचय देंगे। तो हूल मारने से क्या हुआ, राणा सांगा की क्या हुई थी, एक आंख फूट गई थी। फूट गई। किसने मारी थी हूल, पृथ्वीराज ने। तो इस समय जब ये लड़ रहे थे तो रायमल का चाचा, इनका चाचा नहीं, रायमल का चाचा था सारंगदेव। सारंगपुर का युद्ध अलग है, वो राणा कुंभा ने लड़ा था किसके विरुद्ध, महमूद खिलजी प्रथम के विरुद्ध, और उसको पराजित किया, तब जाकर उसने विजय स्तंभ बनवाया था। तो ये सारंगदेव है। ये कौन था, रायमल का चाचा था सारंगदेव। ये तीनों लड़ रहे थे, तब इन तीनों को क्या है, बीच में पड़कर सारंगदेव ने बचा लिया। सारंगदेव ने क्या किया, इन तीनों जब लड़ रहे थे तो तीनों बीच में आए और तीनों को छुड़वाया, दूर किया, और कहा आपको ऋषि की बातों में नहीं आना चाहिए, आप अब बस अपना कर्म करते रहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो राणा सांगा क्या था, छोटा था, हूल मारी, आंख फूट गई तो डर गया था। तो राणा सांगा चले गए थे कहा, श्रीनगर। ये अपने भारत वाला श्रीनगर नहीं है, यह है अपने अजमेर वाला श्रीनगर। अजमेर में कहाँ रह रहे थे, कपूर देवी के वहां चले गए थे श्रीनगर। तो किसके राजा के वहां रहने लग गए, कपूर चंद के वहां रहने लग गए। ये कौन था, राजा था। तो कहाँ चले गए, आंख फूट गए, डर गए थे सांगा, तो सांगा चले गए श्रीनगर में किसके वहां, कपूर चंद नाम का राजा था, वहां पर चले गए, वहां पर रहने लगे। 1509 ईस्वी में रायमल ने क्या किया, सांगा को बुलाया, श्रीनगर से बुलाया, और मेवाड़ का क्या बना दिया, राजा बना दिया। तो इसका राज्याभिषेक कर दिया 1509 ईस्वी में महाराणा रायमल के द्वारा, 1509 ईस्वी में। तो ये हो गए इनके क्या, राणा सांगा की शुरुआती परिचय। अब बात करते हैं हम इसके आगे की। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब बात करते हैं, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हो चुका है। अब इनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां, ये इतिहास में ऐसे क्यों फेमस हुए कि आज हम इनको पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी। तो अब गुजरात के साथ संबंध देखते हैं, मेवाड़ और गुजरात के संबंध। अब किसी भी राजा की स्थिति पढ़ो, महाराणा प्रताप हुए, महाराणा सांगा हुआ, महाराणा कुंभा हुआ, तो आसपास की स्थिति आपको वर्णन होनी चाहिए। आसपास दिल्ली का राजा कौन था उस समय, गुजरात का राजा कौन था, मालवा का राजा कौन था, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो उसी तरह हम देखते हैं मेवाड़ और गुजरात के क्या कहानी थी, जो ये हम पढ़ेंगे। गुजरात संबंध, तो ये हमारा है राजस्थान। चतुष्कोणीय आकृति का पतंगाकार, ये अपना है राजस्थान, चतुष्कोणीय आकृति का पतंगाकार आकृति का राजस्थान। यहाँ पर है मेवाड़ और यहाँ पर है गुजरात। तो गुजरात में उस समय की जगह थी कहाँ, इधर, इधर गुजरात में थी, कहाँ थी ये, गुजरात में, इधर गुजरात। गुजरात के इधर का उस समय शासक था कौन, राव बाण। राव बाण, राव बाण के क्या थे, 2 पुत्र थे। इतिहास में आप जितनी ज्यादा जानकारी रखेंगे इतिहास आपको अति आसानी से याद हो जाएगा। तो राव बाण के 2 पुत्र थे, कौन कौन, सूर्यमल और भीम। सूर्यमल भीम, सूर्यमल भीम किसके 2 पुत्र थे, तो राव बाण के। राव बाण कहाँ का शासक था, तो गुजरात के ईडर का शासक था। गुजरात का शासक कौन था, अगर आपसे उस समय पूछ ले तो गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक था उस समय मुजफ्फर, सुल्तान मुजफ्फर कह सकते हैं, सुल्तान मुजफ्फर। मुजफ्फर ये कहाँ का शासक था, गुजरात का। गुजरात में एक जगह थी ईडर, वहां का शासक कौन था, राव बाण। राव बाण के कितने पुत्र थे, 2, कौन कौन से, सूर्यमल और भीम। तो राव बाण की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बड़ा पुत्र बैठा इसके बाद कौन, सूर्यमल। सूर्यमल बैठा तो 18 महीने बाद क्या हो गई, 18 माह बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। अब बचा कौन, अब राजा कौन बना, ईडर का शासक बनेगा सूर्यमल का पुत्र, कौन, रायमल। रायमल, रायमल शासक बना। अब ये तो छोटा सा था, तो भीम ने क्या किया, रायमल को हटाकर खुद का बैठ गया, ईडर की गद्दी पर बैठ गया। अब इसलिए बेचारे इसको ईडर को यहाँ से भगा दिया, रायमल को ईडर से। कौन बैठ गया, अब चाचा बैठ गया भीम। तो ये सहायता के लिए आया अपने पास, इसीलिए हम ये इसके संबंध पढ़ेंगे। तो रायमल आया अपने किसके पास, सांगा के पास आया। रायमल आया है अब हमारे सांगा के पास, किसके पास, सांगा के पास, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री का क्या कर दिया, इसके साथ विवाह कर दिया। अब 1515 की बात है, 1515 ईस्वी की बात है। महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह कर दिया किसके साथ, रायमल के साथ। कुछ समय तक तो रायमल के क्या रहा, मेवाड़ में रहा। फिर इसको महाराणा सांगा ने क्या किया, वापस महाराणा सांगा ने क्या, ईडर पर आक्रमण किया। वापस अपने दामाद को वहां का राजा बनाना है, कितने दिन अपने घर पे रखे, तो वहां का राजा बनाना था। इतना बड़ा राजा था महाराणा सांगा, तो उसको वापस ईडर गए, ईडर पर हमला किया। तो ईडर का उस समय शासक था भीम का पुत्र बारमल। जब महाराणा सांगा रायमल का विवाह कर वापस ईडर पर हमला करने आ रहे थे, तब वहां का शासक था बारमल। तो बारमल को वहां से पराजित किया और रायमल को वापस गद्दी पर बैठा दिया। एक बार तो महाराणा क्या किया है, एक बार तो रायमल ने इसको वापस, सांगा ने रायमल को क्या बैठा दिया, गद्दी पर बैठा दिया, रायमल गद्दी पर। अब एक बार तो बैठा दिया है, विवाह कराया, फिर ये पूरी 1515 की कहानी है। वापस आए, जब मेवाड़ से आए महाराणा सांगा, ईडर पर हमला किया, तब बारमल को पराजित किया। बारमल को पराजित किया, बारमल कौन था, भीम का पुत्र। तो रायमल क्या हुआ, रायमल को गद्दी पर बैठा दिया। अब रायमल को गद्दी पर बैठा दिया, एक दूसरे राजा ने हमला किया, कोई दूसरे देश का राजा है, अपने देश में आकर गुजरात का सुल्तान बोल रहा है, ये मुजफ्फर, सुल्तान मुजफ्फर कह रहा है दूसरे देश का राजा अपने देश में आकर हमारी दादागिरी कर रहा है, क्यों, तो ये नाराज हो गया। एक तो दूसरे देश का राजा हमारे ऊपर आकर अधिकार कर रहा है, प्लस जो भीम था वो किसके कहने पर रायमल को हटाया, तो मुजफ्फर ने भीम को कहा था कि तुम जाकर रायमल को हटाओ और क्या कहते हैं, ईडर पर तुम शासन करो और मेरे कहने का कार्य जो मैं कहूंगा वही कार्य तुम्हें करना होगा। तो अगर इसको हटाया, यानी सीधी चुनौती दे दी मुजफ्फर को, सुल्तान मुजफ्फर नाराज हो गया गुजरात का। तो सुल्तान मुजफ्फर क्या करता है, 3 अपनी एक सेनाएं भेजता है 3 बार। कौन कौन से, सबसे पहली
कैसे याद रखना आपको, नमकीन, नमकीन। ये भी आप ऐसे याद रख सकते हो, नाम आएगा ये कभी बड़े बड़े, तो कैसे याद रखोगे, नमकीन। न से निवारी निजा मुल्क, पहला सैन्य अभियान भेजेगा ये पहला, निजा मुल्क, निजा मुल्क। अब इन तीनों की कहानी मैं आपको अभी बता देता हूँ। दूसरा भेजेगा म से मुवारी जू मुल्क, मुवारी जू मुवारी जू मुल्क। तीसरा भेजेगा वापस की से कीवा मुल्क, कीवा मुल्क। ये 3 सैन्य अभियान भेजेगा, किसके खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ, यानी डायरेक्ट कह सकते हैं रायमल को हटाने के लिए। सबसे पहला फिर ये हट चुका है, रायमल गद्दी पर बैठ चुका है एक बार तो। अब सबसे पहले महाराणा सुल्तान मुजफ्फर ने किसको भेजा, निजाम उल मुल्क को भेजा। अब वापस बात करते हैं हम निजाम उल मुल्क की। महाराणा सांगा ने एक बार इसे गद्दी पर बैठा दिया, रायमल को यहाँ पर लीडर पर बैठा है कौन, रायमल। अब आया कौन, ये निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क आया, गुजरात का इसको पराजित किया। तो ये यहाँ पर कौन था, रायमल था। रायमल भागकर कहाँ चला गया, गुजरात में, ये पहाड़ियों में चला गया। यानी ईडर से तो हटा दिया, अपना काम था सुल्तान मुजफ्फर का कि तुम्हें सिर्फ ईडर पर अधिकार करना है। जैसे ही ये आया कौन, निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क आता है, ईडर पर हमला करता है, तो रायमल क्या है, पहाड़ों में चला जाता है। ये क्या करता है कि जो निजाम उल मुल्क होता है वो पहाड़ियों में इसका पीछा करने के लिए चला जाता है कि मैं उधर जाकर इसको मार ही दूं या इसको पराजित ही कर दूं संपूर्णतः। जैसे ये पहाड़ों में जाता है तो पहाड़ों से क्या करता है कि उल्टा रायमल इसको पराजित कर देता है। तो रायमल क्या करेगा, पहाड़ों में इसको पराजित कर देगा। तो यहाँ पर सुल्तान मुजफ्फर नाराज हो गया कि भाई हमारा काम था जब ये क्या है। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ईडर गुजरात ने इसको भेजा, और यहाँ गुजरात के शासक ने किसको भेजा, निजाम उल मुल्क को, कि जाके तू ईडर पर अधिकार कर। ईडर पर आता है, रायमल भाग जाता है, यानी हमारा ईडर पर अधिकार हो गया है निजाम उल मुल्क का। ईडर रायमल कहाँ चला जाएगा, पहाड़ों में चला जाएगा। तो तुझे पहाड़ों में जाने की क्या जरूरत थी, निजाम उल मुल्क कहता है, सुल्तान मुजफ्फर कहता है किसको, निजाम उल मुल्क को। अपना काम था सिर्फ ईडर पर अधिकार करना। अब तू जब पहाड़ में गया आगे चला कर, प्लस तू पहाड़ में उसका पीछा किया, तू उसको पराजित भी नहीं कर पाया और हार के वापस आ गया। तो सुल्तान क्या हो गया, नाराज हो गया, निजाम उल मुल्क को भगा देता है, अब तुम चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई दरबार में काम नहीं है। अब दूसरा शासक भेजता है किसको, मुवारी जू मुल्क को। अब इसकी क्या कहानी है, अब हम वो देखते हैं। अब वापस क्या, रायमल का क्या दूसरी बार, पहली बार रायमल किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा था, तो महाराणा सांगा की। दूसरी बार किसको हराकर पराजित करके बैठा, तो निजाम उल मुल्क को पराजित कर रायमल दूसरी बार गद्दी पर बैठा। अब तीसरी बार बैठेगा। अब रायमल पर वापस अधिकार हो गया है, तो वही सुल्तान मुजफ्फर एक और सैन्य अभियान भेजता है, किसके नेतृत्व में, मुवारी जू मुल्क के। सॉरी, ये यहाँ पे मैं नाम अभी करेक्शन कर देता हूँ। तो अब भेजेगा किसको, मुवारी जू मुल्क को। यहाँ पर वापस वही ईडर पर बैठा है रायमल आता है, कुछ समय तक इसकी क्या करता है, यहाँ पर एक डेरा डालकर बैठा रहता है, ईडर के चारों तरफ डेरा डालकर बैठ जाता है कि मैं जल्दबाजी दिमाग से धीरे धीरे इस पे ईडर पर अधिकार कर लूंगा। कौन कहता है, निजाम उल मुल्क। लेकिन ये क्या करता है, एक भाट के सामने, ये निजाम उल मुल्क की क्या कहानी है, मुवारी जू मुल्क, निजाम उल मुल्क हो चुका है, मुवारी जू मुल्क, ये इसका क्या है, वास्तविक नाम है, मुल्क। ये हो जाएगा इसका क्या, वास्तविक नाम, इतना बड़ा। इसीलिए मैंने आपको कहा था आप नाम में कंफ्यूजन हो सकते हो, तो नमकीन नाम आप याद रखना। अब मुवारी जू मुल्क क्या करता है कि भाट के सामने राणा सांगा की बेइज्जती कर देता है कि राणा सांगा तो क्या कुत्ते के समान है, ऐसा बोलता है कौन, मुवारी जू मुल्क। ये बात भाट से क्या है, राणा सांगा तक पहुंच जाती है, ये बात सांगा तक पहुंच गई। सांगा ने कहा, अब तूने मुझे ललकारा, इतनी दफे तू मेरे दामाद को छेड़ा था, मैंने कुछ नहीं कहा तुझे, अब तूने तेरे बाप को ललकारा है, तो मैं अभी आता हूँ। तो मेवाड़ से अपनी सेना लेकर आता है, और क्या है, रायमल के साथ मिलकर इसको निजाम उल मुल्क को पराजित कर देता है, और निजाम उल मुल्क फिर से पराजित होता है। सुल्तान मुजफ्फर फिर से नाराज हो जाता है। तो राणा साइमल फिर क्या इसको पराजित करता है, जाते समय गुजरात के बहुत से राज्यों या प्रांतों को लूटते हुए मेवाड़ चला जाता है। कौन, राणा सांगा। अब बात करते हैं एंड में कीवा मुल्क। तो सुल्तान मुजफ्फर होता है
वो खीवा मुल्क मुल्क को भी एक सैन्य अभियान में भेजता है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, जो मुसलमान थे साथ साथ में, जो भी इसके साथ कौन थे, मुस्लिम थे, उनकी आपस में ही नहीं बन रही थी। खीवा मुल्क मुल्क कहता है हम ये कार्य करेंगे, जो दूसरे मुस्लिम या सेनापति थे वो कहते हैं हम ये कार्य करेंगे, तो दोनों की आपस में बनती नहीं थी। दोनों ही गए यहाँ पर, लेकिन संधि करके इन दोनों को क्या पड़ा, लौटना पड़ा। तो सुल्तान मुजफ्फर के जो आखिरी अभियान भेजा था खीवा मुल्क मुल्क को, वो भी असफल रहा। अब बात करते हैं हम इसके आगे की। ये हमने गुजरात का और मेवाड़ और गुजरात के साथ संबंध जैसे भी थे, अब आप बता सकते हैं अच्छे तो थे नहीं, राइमल था, फिर तो बाद में अच्छे होंगे। अब बात करते हैं हम आगे। अब तो बहुत आसान है, सांगा सिर्फ जीवन में अपने 5 युद्ध करेगा, वो 5 युद्ध मैन है। अब बात करते हैं उन 5 युद्धों के बारे में। चलिए, अब सांगा के सिर्फ आपको 5 युद्ध याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला खातोली, दूसरा बांडी, तीसरा घाघरौन, चौथा बयाना, पांचवा भरतपुर, सॉरी खातोली बांडोली खानवा। अब देखिए साथ साथ में बोलिए, खातोली बाड़ी घाघरौन बयाना खानवा, खातोली बाड़ी घाघरौन बयाना खानवा। 2-3 बोलो, कंटिन्यू याद होने चाहिए। ट्रिक व्रिक से आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगा, रटा हुआ ज्यादा देर तक याद रहता है। बहुत सी चीजें आप रट लो, याद हो जाएगा। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, याद जरूर होगा। तो खातोली बाड़ी घाघरौन बयाना खानवा, ये 5 युद्ध हुए थे किसके? सांगा के। कब हुए? 1517। बहुत से सरल है, 1517, 18, 19 और ये दोनों हो जाएंगे 26, 1526 में। खातोली अगर आपसे पूछ ले हम खाना खाते हैं कहाँ पर? शादियों में, कोट वोट पहन के, तो कोटा में। कहाँ है? कोटा में। बांडी, घर की जो बांडी होती है हम कहाँ बनाते हैं? सबसे साइड में। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? धौलपुर, तो बांडी हो जाएगा धौलपुर। घाघरौन पूछ ले कहाँ है? तो झालावाड़। घाघरौन कहाँ है? झालावाड़। और ये दोनों है भरतपुर। अब हम एक एक युद्ध उठाते हैं और आसानी के साथ उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला खातोली युद्ध। अब मैं आपको डायरेक्ट स्थिति बता ही देता हूँ। वही राजस्थान, चतुष्कोणीय आकृति का, ये अपना हो गया चतुष्कोणीय आकृति का राजस्थान। दिल्ली का उस समय शासक था कौन? इब्राहिम लोधी। यहाँ पर अपने मेवाड़ का बेटा है महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। दिल्ली का शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। फिर बात करते हैं हम किसकी? इधर महमूद खिलजी, गुजरात मालवा का शासक हो जाएगा। काम मालवा का, महमूद खिलजी द्वितीय, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ MK सेकंड। मैंने आपको बताया था जब MK फर्स्ट यानी इसके दादा को, इसके पापा या दादा जो भी था, यानी महमूद खिलजी प्रथम मालवा का जो शासक था, उसको किसने पकड़ा था? राणा सांगा के दादा ने। कौन? कुंभा। उसको 6 महीने कैद रखकर छोड़ा था। इसको भी राणा सांगा पकड़ेंगे और 3 महीने कैद रखकर छोड़ देंगे बिना किसी शर्त के। और बयाना युद्ध ये बचेगा दिल्ली में, जो 26 में आता है। कौन? बाबर। तो बाबर, ये 2 लास्ट वाले युद्ध होंगे बाद में बाबर के साथ। बाबर। चलिए अब बात करते हैं कौन से युद्ध किस किस के हुए। पहले 2 युद्ध आपको क्या करने, पहले वाले किससे लड़ाने हैं? कौन से? दिल्ली वाले से। यानी पहले वाले 2 युद्ध किससे लड़ेंगे? दिल्ली वाले से, खातोली और बांडी युद्ध। फिर घाघरौन, बीच में कौन है? बीच में है यानी बाबर। बाबर नहीं है, मतलब बाबर तो बाद में आया, पहले ये था, दूसरा ये, तीसरा था बाबर, यानी बाद में आया। तो बीच वाला युद्ध, अब घाघरौन वाला युद्ध लड़ेंगे हम किससे? महमूद खिलजी द्वितीय से, घाघरौन युद्ध। और बचे वो 2 युद्ध किससे लड़ेंगे हम? बाबर से। तो राणा सांगा का बाबर के साथ 2 युद्ध होगा, बयाना और खानवा। तो ये किसका युद्ध किस किस के साथ होगा? कौन? चारों युद्धों में अगर विजय हुए तो एंड में हारा, यानी सांगा की क्या हुई थी? चारों युद्धों में पराजित हुई थी। खातोली में भी सांगा की जीत हुई थी चारों युद्धों में। खातोली में, बांडी में, घाघरौन और बयाना, चारों युद्धों में क्या हुई थी? सांगा की जीत हुई थी। तो हारेगा कौन? एंड का युद्ध है खानवा युद्ध, उसमें बाबर के साथ हार जाएगा और वही एंड में उसकी मृत्यु हो जाएगी। 1526 में हुआ है और 28 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
अब हम एक एक युद्ध उठाते हैं और आराम से उनका क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। चलिए, सबसे पहला युद्ध खातूल युद्ध हम उठाते हैं और इसके बारे में जानते हैं। खातूल युद्ध किस किस के युद्ध हुआ? तो राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी तो क्या करता है खातूल युद्ध में, ये जो अपना राजस्थान था और यहाँ पर है दिल्ली, इब्राहिम लोदी क्या कर रहा था, अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो अपने को कोई फर्क नहीं है, जब तक हमारा अधिकार हमारे क्षेत्र पर अधिकार न करे तब तक तो बड़ी पूरे भारत पर अधिकार कर इब्राहिम लोदी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने खातौली कहा था, खातौली मैंने आपको बताया था कोटा में, तो यहाँ से इसने क्या किया था, कोटा में, कोटा पर अधिकार कर लिया था। और ये पूरा यहाँ पर क्षेत्र, हमारा मेवाड़ यहाँ पर है, उस समय ये पूरा इतना इतना क्षेत्र आता था किसके अंतर्गत, मेवाड़ के अंतर्गत। यानी कोटा पर दिल्ली में किसने, इब्राहिम लोदी का कोटा पर अधिकार करके इसने सीधी चुनौती दे दी सांगा को। तो सांगा अपनी सेना लेकर आ गया इब्राहिम लोदी के बीच। कब आया, 1517 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध होता है। इसमें कहते हैं सांगा की विजय तो होती है, परंतु सांगा की क्या होगी, विजय तो होगी। लेकिन इब्राहिम लोदी की क्या करता है, इब्राहिम लोदी जब इसको एक तीर मारता है तब इसकी एक बायां तलवार से इसका सांगा का बायां हाथ कट जाता है, तीर से नहीं, तीर पैर पे लगता है जिससे जीवन भर लंगड़ा कर रह जाता है। और एक तलवार से इसका क्या करता है, बायां हाथ सांगा का कट जाता है इस खातौली युद्ध के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत ये परमानेंट क्या हो जाता है, एक आंख से तो एक हाथ से अंधा तो बचपन से था, पृथ्वीराज ने कर दिया था। फिर इस युद्ध में इसका एक बायां हाथ कट जाता है और इसके पैर में तीर लगने की वजह से ये जीवन भर क्या करता है, लड़खड़ाते हुए चलने लगता है। फिर भी अभी इन चारों युद्धों में विजय होगा। अब देखते हैं इसके आगे का युद्ध क्या हो गया, सांगा में इसकी खातौली युद्ध में सांगा की क्या हो गई, विजय हो गई। बस इसको थोड़ी बहुत हानि हुई, कोटा पर इसका अधिकार कर दिया। फिर इब्राहिम लोदी अपने पराजय का बदला लेने के लिए क्या करता है, बांडी कहाँ है, धौलपुर, यानी यहाँ धौलपुर। तो पहले उस समय ये क्या था, मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था धौलपुर भी। अब उसमें इब्राहिम लोदी ने क्या किया, बांडी युद्ध का बात करते हैं हम, बांडी युद्ध अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मियां माखन की अध्यक्षता में, उस समय सेनापति था कौन, इब्राहिम लोदी का सेनापति था मियां माखन की अध्यक्षता में क्या भेजता है, सेना भेजता है। वो सेना कहाँ जाती है, धौलपुर पर अधिकार करती है। वही महाराणा सांगा अपनी सेना लेकर वापस आता है, इनसे मियां माखन को पराजित करता है, मियां माखन मारा जाता है और वही और बांडी युद्ध में सांगा की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। अब बात करते हैं गागरोन युद्ध के बारे में। दो युद्ध हो गए, अब बात करते हैं गागरोन। तीसरा युद्ध आएगा हमारा कौन, गागरोन। गागरोन युद्ध में कौन था, वही अगर आप बताइए, महमूद खिलजी द्वितीय। तो सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय, गागरोन का युद्ध की क्या कहानी, अब हम वो देखते हैं। महमूद खिलजी द्वितीय, MK सेकंड, महमूद खिलजी द्वितीय। वही वापस राजस्थान का मैप, ये राजस्थान का मैप जल्दबाजी में आप ऐसे ही बना लीजिए, हमें सिर्फ समझना है, हमें सब पता है राजस्थान का मैप, पतंगा आकार है, हम वो भी बना सकते हैं एकदम एग्जैक्टली। लेकिन हमें क्या है, हमें सिर्फ समझना है कौन सी कहानी कहाँ से हुई, मैप के थ्रू समझेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। तब करते हैं घाघरन। सबसे पहले तो हमें क्या है, मालवा की कहानी समझनी पड़ेगी। मालवा का है मध्य प्रदेश, यहाँ से है। तो मालवा का उस समय जो महमूद खिलजी द्वितीय था, MK सेकंड, इसको यहाँ पर राजा बनाने के लिए जो मेदिनी राय था, एक नाम का शासक था, मेदिनी राय। ये कौन था, ये एक सामंत था। इसने महमूद खिलजी द्वितीय को मालवा का राजा बनने में क्या की थी, मदद की थी। अब ये राजा बन गया, भाई इसने इसकी हेल्प की इतनी सारी, तो महमूद खिलजी ने इसको क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये एक था हिंदू और ये कौन था, एक मुसलमान। तो मुसलमान लोगों ने क्या किया, मुस्लिम लोगों ने
महमूद खिलजी को क्या किया, मेदिनी राय के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया गया। तो ये ऐसा है वैसा है, इसको भड़काना शुरू किया। सॉरी। तो मेदिनी राय क्या करता है, मेदिनी राय को ये क्या करता है, महमूद खिलजी अपने दरबार से निकाल देता है। अब ये क्या निकाल दिया, तो भली निकाल भाई, अपने क्या है। तो ये मालवा से निकला और किसकी शरण में आ गया, अपने सांगा की शरण में आ गया। तो सांगा ने इसे अपनी शरण दे दी थी। अब महमूद सांगा ने इसको शरण दी और इसको 2 जागीरें दी थी मेदिनी राय को। कौन कौन सी, एक घाघरोन और चंदेरी नामक क्या कर दी थी, दो जागीरें इसको दे दी कि ले भाई तो मेरी शरण में आया, ये 2 जागीरें ले और उधर अपने संभाल। घाघरोन और झालावाड़ कहाँ है, ये यहाँ पर आ जाएगा, झालावाड़ के अंतर्गत के। तो यहाँ पर ले और इनको संभाल, जो भी टैक्स आता है मेरे को दे देना और तू भी रख लेना थोड़ा बहुत। तो घाघरोन का क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या इसको शरण दे दी। अब महमूद खिलजी को गुस्सा आया, मैंने अपने दुश्मन को निकला, मतलब अपने सामने से निकला, तूने इसको शरण कैसे दे दी। तो दोनों के दुश्मन तो थे ही, साम्राज्यवादी करना चाहते, ये भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, सांगा भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता। तो दोनों की सीमाएं तो आपस में लड़ती थी। और जो चिंगारी, तो बस एक बारूद बना हुआ था, चिंगारी लगाने की जरूरत थी, वो चिंगारी लग गई इसके मेदिनी राय की वजह से। तो मालवा का महमूद खिलजी अपनी सेना लेकर आ गया। घाघरोन और सांगा भी अब इसको शरण दिए, तो भाई इसका संरक्षण तो करेगा ही। महमूद खिलजी आ रहा था किसको मारने, मेदिनी राय को मारने, घाघरोन में। कहां पर, घाघरोन। अब सांगा ने कहा भाई मैंने इसको शरण दिया, नहीं इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सांगा भी यहाँ से आ गया घाघरोन में, कहा इसको बचाने के लिए। तो अब वो युद्ध होगा, घाघरोन का युद्ध, यही देखते हम। तो घाघरोन में दोनों आ गए, घाघरोन का युद्ध हुआ दोनों के बीच। कब हुआ, 1519 में। 1519 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध होता है। तो घाघरोन में महमूद खिलजी को क्या कर पराजित हो जाता है, सांगा की विजय हो जाती है। जैसे ही महमूद खिलजी पराजय होकर वहां से भागता है, तो मेवाड़ का सांगा भी इसका पीछा करता है, मालवा को घेर लेता है महाराणा सांगा, और महमूद खिलजी को पराजित करके कहाँ लेता है, बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ के किले में लेता है। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनाया, राजस्थान का शौर्य है। तो मौर्य वंश के चित्रांगद मौर्य ने इसे चित्तौड़गढ़ को बनवाया था। तो चित्तौड़गढ़ किले में इसको क्या रखता है, 3 महीने कैद रखता है। इसके पापा यानी महमूद खिलजी प्रथम को राणा कुंभा 6 महीने कैद रखता है, इसको राणा सांगा कितने 3 महीने कैद रखता है। तीसरे महीने में एक घटना घटित होती है कि जब जेल में बंदा था कौन, महमूद खिलजी द्वितीय, राणा सांगा आगे से फूल लेकर जा रहे थे। तो इसको कहा ले फूल रख ले, तू रख ले, मैं तो जा रहा था। राणा सांगा कहते मैं तो जा रहा था, ले ये फूल तू रख। इसको जाते देख लिया, इसको फूल देते हैं। तब ये महमूद खिलजी 2 बातें उधर कहता है कि अगर हम किसी चीज को दे तो एक तो अपना हाथ ऊपर करके किसी को बड़े आदर से देवे, या फिर अपना हाथ नीचे झुकाकर आंखें झुकाकर अच्छे से देवे। तो कहते हैं कि अगर नीचे से देते हैं तो बड़े को तो हम सम्मान से देते हैं, और नीचे तो हम भिखारी को देते हैं। तो मैं आपका भिखारी तो हूँ नहीं, गुलाम जरूर हूँ, मैं आपका भिखारी नहीं हूँ। तो ऐसे अच्छी अच्छी बातें करने लग गया। राणा सांगा को इम्प्रेस हो गया कि अच्छा इतनी खतरनाक बातें कर रहा है, तो ले मैं तेरे को मालवा देता हूँ। तो सांगा महमूद खिलजी कहता है लाओ लाओ सांगा तो लाओ, मालवा तो लाओ। तो मालवा देता है। 6 महीने बाद इसको 3 महीने बाद इसको छोड़ देता है बिना किसी शर्त के, जा ऐश कर। तो ये हो गई घाघरोन के युद्ध की। अब बचते हैं 2 मेन युद्ध, कौन कौन से, बयाना और खानवा युद्ध बाबर के साथ होते हैं। अब बात करते हैं उनके बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। 1 मिनट। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, बयाना युद्ध के बारे में। सबसे पहले बयाना युद्ध, कौन सा, चौथा युद्ध हो गया हमारा बयाना। वही वापस वही राजस्थान, वही स्थिति, वही शासक, यह अपना पतंग आकार की राजस्थान। अगर आपसे पूछ ले पतंग आकार का कौन सा जिला है, तो कोटा ऐसा जिला है जो टोंक ऐसा जिला है जो पतंग आकार का है। उससे क्या है, नवाबों की नगरी कहा जाता है टोंक जिले को। और भारत में नवाबों की नगरी अगर आपको पता हो तो लखनऊ जिले को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम बयाना युद्ध की। बयाना युद्ध पहले दिल्ली 1526 में होता है। किस किस के खिलाफ होगा तो हम वो देखते हैं। तो बाबर के सेनापति, बाबर नहीं था इसमें, बाबर के क्या थे, सेना थी किसकी, बाबर की। और विष कौन था, वर्सेस अपना सांगा। बयाना कहाँ है, भरतपुर, यहीं पर ही है। और दिल्ली का है यहाँ। तो मैं अगर आपने बाबर का भी हमारे पूरा वीडियो डाला, अगर वो भी आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर देखिए।
पूरी जीवन परिचय उसका बताया गया है। अब हम बात करते हैं किसके, बाबर को। मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। 1526 में बाबर आता है गजनवी से, और यहाँ पर आता है 1526 में इब्राहिम लोदी। दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी उसको क्या करता है 1526 में पराजित करता है। कौन कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। और कौन? बाबर। अब बाबर कहता है कि मैं आया, जैसे ही मैं दिल्ली में आया, मैंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, लेकिन राणा सांगा ने मेरी मदद नहीं की। क्यों नहीं की? तो ये अपनी तुजू के बारे में पता नहीं कैसे लिख देता है कि राणा सांगा का क्या है, एक दूत होता है जो मेरे पास आता है, एक दूत मेरे पास आता है और कहता है कि आप दिल्ली पर क्या करो? अधिकार करो। जैसे आप दिल्ली पर अधिकार करोगे, मैं भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लूंगा और आपकी सहायता के लिए मैं भी आ जाऊंगा। अब पता नहीं उसने ये बात कैसे लिख दी कि हम 1517 में ही उसको ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुके हैं 2 बार, तो हमें उसको तीसरे को बुलाने की भाई क्या जरूरत थी? तो पता नहीं राणा सांगा ने ये ऐसा क्यों लिख दिया। चलिए जो भी लिखा हो, अब बाबर आ चुका है दिल्ली में, 1526 ईस्वी में अधिकार करता है। अब बाबर की एक सेना की टुकड़ी होती है, तो ये नाराज होता है, सेना की टुकड़ी को कहता है कि तुम भी जाओ राणा सांगा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लो, उसने हमारी मदद तो की नहीं। तो उसकी जो सेना होती है वो वहां पर जाते जाते कहाँ भरतपुर पर अधिकार कर लेती है, कहाँ? बयाना। तो अब बयाना युद्ध में अधिकार किया, तो यहाँ पर वही सीधा बयाना युद्ध के क्षेत्र पर अधिकार करना, यानी सीधा सांगा को चुनौती देना था। सांगा अपनी सेना लेकर आता है और बयाना युद्ध में क्या करता है? सेनापतियों को यहाँ पर पराजित कर देता है और सांगा की क्या होती है? विजय हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो बाबर की सेनापति, एक साइड ये युद्ध चल रहा है, दूसरे साइड बाबर की जो कुछ सेनापति थे, कुछ सेनापति भेजे सारे तो सॉरी कुछ सेना की टुकड़ियां भेजी थी। कहाँ? यहाँ पर सारी सेना की टुकड़ियां भेजी नहीं थी। तो दूसरी साइड बाबर की एक अलग ही कहानी चल रही थी। मैंने आपको बताया था, ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि बाबर की सेना थक चुकी थी, वो आई, पानीपत का युद्ध किया, अब वापस बयाना का युद्ध कर रही है। वो पूरे ठेठ अफगानिस्तान से चलकर आई है इधर, समरकंद को पराजित, समरकंद पर अधिकार किया, फिर अपने भारत पर, बाजू रोड, बेड़ा पर अधिकार किया। तो पूरी थक चुकी है। तो अब उसको क्या है, वो बाबर की सेना कह रही थी अब हम युद्ध करने के लिए आपके साथ नहीं चलेंगे। तो ये सेना को इधर क्या करेगा? बाबर समझाएगा, कुछ मोटिवेशन देगा अच्छा सा। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि बाबर है जो आपको पूरी कहानी मैंने उस वीडियो में बताई है, आप जाके जरूर देख लेना। तो सेना को मोटिवेशन करने के लिए क्या कहता है कि जो तुम्हारे ऊपर सैनिक कर लगता है, तमगा कर, वो समाप्त कर दूंगा, मेरे साथ ये आखिरी युद्ध कर लो। यानी अब ये सेना भी एक तो पराजित हो गई, प्लस दूसरी तरफ वो कहता है एक ही हम तलवार, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। बाबर क्या चाहता था? पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था, और तब तक सांगा को पराजित नहीं कर लेता वो भारत पर अधिकार नहीं कर सकता था। तो उसको पता था कि आखिरी युद्ध कर लो, सेना को समझा रहा है, फिर हम तुम जो कहोगे तो यहाँ से हम दिल्ली वापस अपने घर चले जाएंगे अफगानिस्तान, या फिर भारत पर पूरा अपना अधिकार कर लेंगे। तो सेना कहती है जो तमगा कर लगता है सैनिक कर के नहीं लगाना, हम रहेंगे ही नहीं, तो तुम सैनिक कर किस पर लगाओगे? इसी बीच ये सेना आती है जो यहाँ से पराजित होगी दिल्ली के पास। ये सेना कहती है कि जो सांगा की सेना है वो तो क्या गजब मारती है, कूद कूद के मारती है, दूसरा कोना तो उसका दिख ही नहीं रहता है। तो अगर दूसरा कोना नहीं दिख रहा था मतलब बहुत बड़ी सेना थी। तो कितनी सेना थी? तो 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे। किसके साथ? सांगा के साथ। सांगा ने पूरे भारत पर, दिल्ली पर अधिकार हो गया, दिल्ली पर अधिकार हो गया किसका? बाबर का। तो सांगा अपनी सहायता के लिए अब किस में? बयाना युद्ध में पाती पर्वन लिखता होता है। तो अभी मैं आपको बाद में बता दूंगा, इधर लिख देता हूँ पाती पर्वन, पाती पर्वन, पाती पर्वन। अब बात करते हैं इसकी, जो वो सेना आई थी वो कहती थी इतने सारे 7 राजाओं की सेना है, 9 राव, 104 सरदार है, इतनी बड़ी सेना का दूसरा कोना दिखता ही नहीं, वो हमें बहुत मारते हैं, इससे सेना और उत्साहित, और जो इस बाबर की सेना थी वो और क्या हो गई? हतोत्साहित हो गई, निराश हो गई। प्लस एक जो महमूद शरीफ, ये शरीफ नाम का क्या था? उसका ज्योतिष था, किसका? बाबर का। कि इसने एक और बात कह दी सैनिकों के सामने कि जो सूर्य का तारा है वो क्या है? पूर्व की दिशा में है। अपना भारत कैसे, अभी मैं अभी जल्दबाजी में बनाऊं तो ऐसी है, सूर्य का तारा क्या है? पूर्व में। अपना राजस्थान का है पश्चिमी साइड में। तो कहता है सूर्य का तारा क्या है? पूर्व की साइड है। अगर तू किसी पश्चिम के राजा के साथ लड़ेगा तो तू अवश्य ही क्या होगा? पराजित होगा। अब पश्चिम में तो अपना सांगा था ही, तो और भी सेना क्या हो गई? निराश हो गई इसके बाबा की बात सुनकर, ऋषि की बात सुनकर। तो अब बाबर क्या कहता है एंड में? कहता है कि मैं तो यहाँ क्या इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया हूँ। तो सेना कहती है तू और इस्लाम धर्म, सर पर क्या रखते कुरान और पीते शराब हो। कुरान मतलब इस्लाम धर्म में शराब पीना पाप है, तो बाबर क्या है? शराब पीता था। क्या पीता था? शराब।
तो शराब के जो भी कटोरे थे उसने क्या थे वो गरीबों में बंटवा दिए, गरीबों में भिजवा दिए। जो भी सोने के कटोरे थे, ड्रम थे, बहुत ज्यादा शराब पीता था तो उसने गरीबों में बंटवा दिए कि लो अब तो मैंने शराब भी छोड़ दी, अब मैं नहीं पीऊंगा। सेना के तुम्हारा क्या भरोसा, तुम आज छोड़ रहे हो कल वापस पी लो। तो सेना को बस आखिरी बार ये टर्न लेता है कि इसमें थोड़ा सा कन्वर्ट करता है इसको समझाने में धर्म की तरफ कि मैं धर्म का प्रचार करने आया हूँ, मुझे तो भगवान ने भेजा है, तुम मेरे साथ चलो, एक काफिर को मारो और गाजी कहलाओ, काफिर को मारो और गाजी कहलाओ। काफिर कौन होता है? काफिर जो इस्लाम धर्म को न मानने वाले होते हैं वे काफिर होते हैं, और काफिर को मारो और गाजी कहलाओ। अगर तुमने एक काफिर को मारा तुम्हें क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी, वो ऐसे इनको सेना को समझाने लगा। तो सेना ने कहा ठीक है भाई, अब धर्म के मामले में हम क्या आदमी अंधा होता है, तो उसने कहा ठीक है हम ये आखिरी युद्ध लड़ लेंगे। तो सबको बाबर ने क्या इसमें सेना को सबको कुरान पर हाथ रखकर कसम खिलाई कि कोई भी युद्ध से भागेगा नहीं। तो सेना ने कहा, अब सेना ने पूरी कसम खा ली कि धर्म के मामले आदमी अंधा होता है। तो बाबर ने क्या किया, कोई भी पीठ दिखा के भागा नहीं, या तो पराजित होंगे या जीतेंगे या इस युद्ध में हम मारे जाएंगे। तो चलिए सबको तैयार कर दिया सेना को। अब बात करते हैं मैन बयान युद्ध हो गया, अब मैन हमारा आखिरी युद्ध रहा है खानवा का युद्ध। अब मैं पाकी परवन भी बता देता हूँ। तो अब इस दिल्ली में बाबर ने भी इसको संदेश भिजवा दिया सेना को समझाने के बाद कि सांगा तैयार हो जा, मैं तेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ। तब ये महाराणा सांगा क्या है, पाती परवन लिखता है। पाती परवन यानी सब एक निमंत्रण पत्र लिखता है कि मुझे हम मुगलों के सामने मुझे जरूरत है आपकी सेनाओं की, तो सब आइए और मेरी सहायता कीजिए। सभी राजाओं के पास पहुंचाता है, राजस्थान के जितने भी मारवाड़ के जितने भी जो भी राजा थे उन सब के पास ये पत्र पहुंचाता है। तो इस पत्र के अंदर कौन कौन आए थे तो हम वो भी देख लेते हैं। अभी तो मैं आपको बोल देता हूँ कि जो हमारा मारवाड़ था जोधपुर वाला, यहाँ से आए थे मालदेव। मालदेव ने तो अपने पुत्र गांगा को भेजा था, यानी सांगा है तो गांगा है, यानी मालदेव ने क्या भेजा, अपने पुत्र को भेजा गंगा जा अपने मेवाड़, अभी क्या है मेवाड़ को संकट आए तो उसकी सहायता कर। बीकानेर से कल्याणमल चंदेरी का वही मेदिनी राय उसकी सहायता के लिए आया। तो बहुत से राजस्थान के जो भी राजा महाराजा थे इसकी सहायता के लिए आ गए। तो वो था पाती परवन। अब मेन युद्ध की बात करते हैं हम, खानवा। अब बात करते हैं हम खानवा युद्ध के बारे में। पांचवा युद्ध, बयाना युद्ध पूछ ले आपसे, बयाना और खानवा युद्ध की तारीखें तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, बयाना और खानवा। ये कब हुआ? 16 फरवरी 1526, सॉरी 1527 में। 26 में तो पानीपत का युद्ध हुआ था, 27 में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और इसी एक महीने के बाद 17 मार्च 1527 को क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। तो सॉरी 16 मार्च, एक महीने के बाद ही हो गया था। कहीं कहीं तो 16 फरवरी और 16 मार्च, एक महीने के बाद ये खानवा का युद्ध हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम खानवा युद्ध के बारे में। ये खानवा कहाँ है? भरतपुर में। ये खानवा का मैदान, एक साइड खड़ा है कौन? बाबर, एक साइड खड़ा है अपना सांगा। तो सांगा को भी पाती परवन क्यों लिखा कि इसके पास बहुत से तोपें थी, तोप खाने थे, बंदूकें थी, हमारा पहली बार सामना हो रहा है, हमें पता भी नहीं। तो सांगा को लगा हमें अपने पड़ोसी राज्य से सहायता मांगनी चाहिए, इसलिए उसने पाती परवन लिखा। तो इसने क्या किया था, अपने बाबा ने अपनी सेना के आगे क्या कर दिया, तोप खड़ी कर दिए थे। ये तोपों में इसमें पहली बार इस बाबर को भी डर था कि सांगा कहीं मेरे तोपों पर अधिकार न कर दे। तो इसने खानवा युद्ध में क्या किया था, ये जो भी थी तोपे, इन तोपों को क्या जंजीरों से, टाइट जंजीरों से, मजबूत जंजीरों से बंधवा दिया, ताकि सांगा क्या इसके ऊपर अधिकार न कर सके। और सांगा भी चाहता था कि मेरे पास तो तोप वो बंदूकें है नहीं, तो मैं जाती क्या इसके तोपों पर अधिकार करूं। तो ये क्या हाथी पर बैठा था, वही सारी सेना इसके क्या होती, बिखरी हुई थी। ऐसे आसपास चारों तरफ अपनी सेना खड़ी कर दी थी चारों तरफ। लेकिन बाबर की तो रणनीति थी, वो वही समझदार है, तुर्कों से उसने तोप खाने सीख के आए, बंदूकों से, उसके बाद अच्छे तीरंदाज थे। तो इसने पहले तो तोप लगाए, फिर अपने पीछे क्या कर दी, सेना खड़ी कर दी। प्लस ये तुलगमा पद्धति, इधर भी कुछ ऐसी सेना खड़ी कर दी। हमें पता नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो तुलगमा पद्धति अब तो आपको पता ही होगा कि दोनों साइड खड़ी कर दी जाती है, पहले इसको भेजा जाता है, अंत में ये थक जाती है तब इनको भेजा जाता है। हमें पता नहीं उस समय सांगा के समय ऐसा भी होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तोप जो चला रहे थे वो कौन थे, तो मुस्तफा और उस्ताद अली तोप को संभालने वाले थे। मुस्तफा और उस्ताद अली, मुस्तफा अली और उस्ताद अली, ये क्या थे, तोपों को हैंडल करने वाले थे।
और उसने तो अपनी सेना को क्या किया, एकदम सेट कर दिया। हमारी सेना ऐसे बिखरी हुई थी सिर्फ। तो जैसे युद्ध हुआ 16 मार्च के दिन सुबह युद्ध होता है, कुछ 5-6 घंटे युद्ध चलता है। तो सांगा ने अपनी पूरी की पूरी सेना उतार दी और बाबर ने अपनी क्या की एक सेना की टुकड़ी जस्ट थोड़ी सी आगे भेजी। सांगा की सेना थक लड़ लड़ कर 2-3 घंटे बाद तब थक गई। तब राणा सांग बाबर ने क्या किया, इस तुलमा पद्धति का प्रयोग किया। इस सेना को कहा, इन दोनों सेना को, अब तुम जाओ और उनको युद्ध करो। तो ये तो इतनी देर से बैठी थी, 2-3 घंटे से, हमारी 2-3 घंटे से कंटिन्यू युद्ध कर रही है। अब ये जोश जोश में आई और पीछे से आके ऐसे वार किया। हमें पता नहीं ऐसा भी होता है। तो सांगा की उस समय ये भी भूल थी। भूल क्या थी कि जो भी ऐसा भी हो गया। प्लस तोप खाने थे, तोपों में एक और क्या था, हाथी थे। हम हाथी पर बैठे थे और ये घोड़े पे बैठे थे। हाथी पर बैठने की वजह से दूर से ही हमको क्या है, सांगा दिख जाता था। तो सांगा पर निशाना लगाना बहुत क्या कहते हैं, आसानी से हम लगा सकते थे। बाबर की सेना आसानी से इसके ऊपर, सांगा के ऊपर निशाना लगा सकती थी। प्लस हाथियों पर बैठे थे। तोपों की आवाज सुनकर हाथी भी घबरा गए और पीछे की आने लगे। और कहते हैं कि ना हाथियों के पीछे जैसे ही पीछे की ओर जाने लगे तो कुछ से हमारे सैनिक थे, जो सांगा के सैनिक होता आधे तो यूं ही कुचल कर मर गए हाथियों के पैर के नीचे आकर। उसी समय एक तीर आकर सीधा एक तीर आकर लगता है राणा सांगा को, क्योंकि हाथी पे बैठा है, दूर से निशाना लग जाएगा। तीर आकर लगता है, राणा सांगा क्या है, नीचे गिर जाता है। अब कहते हैं अगर राणा सांगा को वापस हाथी पर किसी को नहीं बैठाया तो सेना क्या है, सेना में गड़बड़ मच जाएगी, गड़बड़ी मच जाएगी। राणा सांगा सेना पूरी फैल जाएगी, वो बिखर जाएगी। तो झाला विद्या, अब एक नाम का भील कौन था, ये था झाला अज्जा। झाला अज्जा, झाला अज्जा क्या है, वो हाथी पर बैठ जाता है और वो इस युद्ध में क्या है, मारा जाता है, एंड में पराजित हो जाता है। राणा सांगा गिर जाते हैं, उनको इस युद्ध से बाहर लेके जाया जाता है। कहाँ, बिस्वा, भरतपुर में ही है ये बिस्वा बी। बिस्वा में लेके जाया, यानी मैदान से थोड़ा सा दूर, खानवा युद्ध से थोड़ा सा बाहर लेके जाया जाता है। बाकी पीछे से ये सांगा की, जब सांगा ही नहीं रहा, पूरी सेना भगदड़ मच चुकी थी, झाला अज्जा भी मारा गया, पूरी सेना पराजित हो गई। कुछ समय बाद ये इसमें किसकी, बाबर की विजय हो गई। कुछ समय बाद अब राणा सांगा को क्या है, बिस्वा यानी भरतपुर में ही है, तो बिस्वा में होश आता है। जो भी इसके पास कुछ सैनिक थे, सामंत थे, उनसे पूछता है क्या हुआ, क्या हुआ भाई महाराज, हम इतने सारे होकर भी इसका सामना नहीं कर पाए, तो अब क्या हम हार गए। तो राणा सांगा कहते हैं, सामंतों को बहुत बुरा भला कहता है। तो सामंत कहते हैं अब कुछ नहीं, हम मेवाड़ चलते हैं अपने और मेवाड़ पर अपना राज्य करते हैं। तब राणा सांगा कहता है कि मैं मेवाड़ तो नहीं जाऊंगा, तब तक मैं मुकुट धारण नहीं करूंगा जब तक कि क्या मैं बाबर को पराजित नहीं कर देता। तो कहते हैं बिस्वा से थोड़ी सी दूर वापस, अब राणा सांगा क्या है, उससे पहले बाबर क्या है, चंदेरी, अब युद्ध से पहले चंदेरी का जो मेदिनी राय था, मेदिनी राय, उसको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। युद्ध से पहले मेरी तरफ आजा, सही रहेगा, तुझे पैसे वैसे देंगे, लालच देने की कोशिश की, लेकिन चंदेरी का मेदिनी राय भी क्या था, सांगा की तरफ था। तो अब बाबर चला गया आगे, कहाँ, सांगा, इस बाबर जीत गया अब खानवा युद्ध में। अब घाघरा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध हो गया, अब घाघरा युद्ध होता है चंदेरी का मेदिनी राय के प्रति। अब वो देखते हैं। अब देखते हैं, वो तो बाबर चला गया किसको, चंदेरी को हराने के लिए। अब राजस्थान में वही अपना राजस्थान भरतपुर में, यहाँ पर सांगा को होश आता है, वही बिस्वा से होश आया। तब इसको पता चलता है वही बाबर कहाँ गया, चंदेरी राय को पराजित करने के लिए, उसको मारने के लिए। तो सांगा कहता है भाई चंदेरी ने मेरी मदद की, चलो हम उसको हरा कर आते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तो कहते हैं जब यहाँ से ये निकला तो इरिच नामक स्थान पर, इरिच नामक स्थान पर कुछ क्या उसके कहते हैं सैनिकों ने क्या दे दिया था, जहर दे दिया था, किसको, राणा सांगा को। जहर देते तो थोड़ा आगे आगे चलते कल्पी नामक स्थान पर क्या हो गई थी, राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। कल्पी ये कहा है, तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है। तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार तो ऐसे कहते हैं कि खानवा युद्ध में राणा सांगा की इतनी हालत खराब हुई कि उसमें कुछ कल्पी नामक स्थान पर पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। तो मौत कब हुई, 30 जनवरी को उसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। 30 जनवरी 1528 को उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो ये था पूरा सांगा के ऊपर वीडियो। सांगा की उपाधियों के बारे में बात कर ले हम, तो उससे भग्नावशेष, हिंदू नरेश, हिंदू पत, ये पहला वीडियो हमारा इतना बड़ा बन चुका है, 1 घंटा का हो चुका है, होगा आधे घंटे से ज्यादा ही ऊपर हुआ है।
तो अब देख ले भग्नावशेष यानी कुछ अवशेष ही नहीं रहा है। तो 80 गांव होने के कारण महाराणा सांगा को क्या कहा जाता था? भग्नावशेष कहा जाता था। 100 गांव किस कहते थे? समुद्रगुप्त के 100 गांव थे। फिर हिंदू नरेश यानी हिंदुओं का, सभी हिंदुओं का राजा था। पूरे राजस्थान में सबसे शक्तिशाली कौन था उस समय? मेवाड़। हिंदू पद, पद यानी पद प्रदर्शन करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो खानवा युद्ध में राणा सांगा ने क्या किया था? रास्ता दिखाया था। तो ये था वीडियो। आई होप यू वॉच दिस वीडियो, so must be like, comment and share this video and don't forget to subscribe this channel. Thank you for watching this video.